हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। आप सबको पता है हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म है। यहाँ पर हम जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट चलते हैं आपके यूजीसी नेट में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो। ठीक है, तो उस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्बन ज्योग्राफी का एक टॉपिक पड़ता है आपके साइट एंड सिचुएशन ऑफ सेटलमेंट। साइट एंड सिचुएशन ऑफ सेटलमेंट सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसे हम कह देते हैं बसाव स्थल एवं स्थिति आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बायलैंग्वेज ये क्लास होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्लास होगी वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन हम देखते हैं। नोट्स से साथ में लिखते हुए चलिएगा। डेफिनेशन में हम सिंपली देखते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ कोई सेटलमेंट का ओरिजिन होता है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई बस्ती का उद्भव होता है। बस्ती का जो उद्भव है वो होता है, और बस्ती का जहाँ पर उद्भव होता है वही क्या कहलाती है? साइट कहलाती है। बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, साइट, कि कोई जगह हम कहीं पर बना रहे हैं, कोई घर बन रहा है, तो उस घर जहाँ पर ये घर बन रहा है उस जगह को हम क्या कह देते हैं? साइट कह देते हैं। ठीक है, और सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन जो है वो साइट के कंपैरिजन में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। सिचुएशन साइट के कंपैरिजन में ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। सबसे मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम पूरी की पूरी नेचुरल एंड ह्यूमन कंडीशंस को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। नेचुरल एंड ह्यूमन जो भी दशाएं होती हैं उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कि आसपास हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स में हमें मंदिर देखने को मिल रहा है, मस्जिद देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो वो किसी भी सेटलमेंट की क्या हो जाती है? सिचुएशन हो जाती है। सिंपली हम कहते हैं कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर कोई भी बस्ती का उद्भव होता है, उस जगह को हम कहते हैं साइट। ठीक है, वो तो हो गई उसकी साइट। और सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों कंडीशंस को इसके साथ ऐड करके देख सकते हैं कि जो साइट है, जो घर बना हुआ है, जो सेटलमेंट बना हुआ है, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं कि ये जो सेटलमेंट्स हैं, इन सेटलमेंट्स के साइट एंड सिचुएशन को अफेक्ट करने वाले कुछ एक फैक्टर्स होते हैं। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अधिवासों, सेटलमेंट्स को हिंदी में कहते हैं अधिवासों के जो साइट हैं, अधिवासों की जो साइट हैं एंड सिचुएशन है, साइट एंड सिचुएशन जो है, इनको प्रभावित करने वाले, सिचुएशन को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों की अगर मैं बात करूं, कारक, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबको पता है, ऑलमोस्ट सब ने 11th 12th पढ़ी है, तो सबको पता है कि कौन कौन से कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो कुछ एक प्राकृतिक कारक होते हैं, एंड कुछ एक हम यहाँ देखते हैं तो आर्थिक कारक भी होते हैं, कि कोई भाई साहब कहीं पर घर क्यों बना रहा है,
ठीक है, सेटलमेंट क्यों डेवलप किया जा रहा है। कुछ एक आर्थिक कारक होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक राजनीतिक कारक भी यहाँ पर हो सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी साइट को, किसी भी सिचुएशन के लिए। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, हम कह सकते हैं कि सामाजिक एंड सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। ये 4 कारक हो सकते हैं किसी भी साइट और सिचुएशन को डेवलप करने के लिए, किसी भी साइट को, अधिवास की साइट और सिचुएशन को प्रभावित कर सकते हैं। प्राकृतिक कारकों में हम इंक्लूड करते हैं कुछ एक कारक, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर तो जैसे उच्चावच हो गया, रिलीफ की अगर हम बात करें। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर की, बात कर सकते हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, वाटर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जल प्रवाह है हम जिसे हम कह सकते हैं, जल प्रवाह कैसे हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, जलाशय कैसा हैं। ठीक है, क्लाइमेट कैसी है यहाँ की, हम सिंपली कह सकते हैं कि कहीं की जलवायु कैसी है, वनस्पतियाँ कैसी हैं, जीव जंतु कैसे हैं, जीव जंतु हम इंक्लूड कर सकते हैं इनमें। आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि किसी भी एरिया की सेंट्रलिटी क्या है, केंद्रीयता जिसे हम कह देते हैं, केंद्रीयता की बात होती है। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता की हम बात करते हैं। राजनीतिक कारकों में हम इंक्लूड करें तो राजनीतिक निर्णय जिस जगह पर हम रह रहे हैं, राजनीतिक निर्णय उस जगह को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी किस तरीके की है, युद्ध है या शांति का कोई सिचुएशन है। सोशो एंड कल्चरल फैक्टर्स में हम बात करें तो रिलीजियस बिलीफ कैसा है वहाँ का, वहाँ की जो मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं वो कैसे हैं। इन सब फैक्टर्स से अधिवासों की साइट एंड सिचुएशन प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बात करें हम क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइट। तो सबसे हम पहले हम कह सकते हैं कि कुछ एक जो नगर होते हैं वो नदियों के किनारे पर बसे होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नदी तट पर बसे नगर। साइट का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, नदी तट पर बसे नगर हो सकते हैं। ठीक है, हम पुराने टाइम से अगर देखें तो जितनी भी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता चलता है कि ज़्यादातर सिविलाइजेशन नदियों के किनारों पर ही विकसित हुई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मैदान हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी का चयन किया जाता है वहाँ पर नगर बसाने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हड़प्पा की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की हम बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं मेसोपोटामिया की हम बात करते हैं। तो ये इंक्लूड कर सकते हैं हम प्रारंभिक नगरों में, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक नगरों की अगर हम बात करें। लेकिन कुछ एक नगर जो हैं वो वर्तमान में भी हम देखते हैं। ठीक है, नदी तटों पर कोई भी नगर बसता क्यों है। सबसे पहली बात तो कि वहाँ पर हमें पानी मिल जाता है, जल की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है, जल की आपूर्ति हो जाती है। सुरक्षा के कई कारण हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती जो भी भाग हैं वहाँ पर हमें उपजाऊपन देखने को मिलता है नदियों के किनारों पर, इसीलिए वहाँ पर नगरों को बसा दिया जाता है। मिट्टी वहाँ पर उपजाऊ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के कुछ सामने कुछ एक नदी के तट पर बसे हुए एग्जाम्पल्स हैं नगरों के। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ नदी और उसके किनारे पर बसा
नगर। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना सकते हैं इनकी। जैसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो नदी है एक सीन, नदी का नाम है सीन। सीन नदी के किनारे पर जो बसा हुआ नगर है वो है पेरिस। सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर पेरिस है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो टाइबर नदी है। टाइबर नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो रोम बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा लंदन। लंदन जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। ठीक है, लंदन बसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कई नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 नंबर। यहाँ पर मैं कुछ एक नदियों के नाम लिखता हूँ। जैसे सरयू हो गई, सरयू है। इसके अलावा गंगा है, बहुत सारी नदियाँ हैं, मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा है यमुना हो गई, चंबल हो गई, यमुना की सहायक नदी चंबल हो गई। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो गोदावरी हो गई, गोदावरी है। इसके अलावा ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी हो गई। इसके अलावा साबरमती नदी हो गई। बहुत सारी नदियां हैं इंडिया के अंदर जिनके किनारे पर कई शहर बसे हुए हैं। शहर के शहर बसे हुए हैं नदियों के किनारों पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां, जैसे उज्जैन वाला है वो कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यूपी की जो कैपिटल है जैसे लखनऊ है, वो गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो इधर तो मैंने लिख दिए नदियों के नाम, और इधर मैं लिख देता हूँ शहरों के नाम। जैसे सरयू के नदी के किनारे फेमस सिटी है अयोध्या, वो बसा हुआ है। गंगा के किनारे बसे हुए हैं हम कह सकते हैं वाराणसी, बनारस जिसे हम कहते हैं। गंगा घाट फेमस है जहाँ का। यमुना के किनारे हम कह सकते हैं नई दिल्ली, या फिर दिल्ली हम कह सकते हैं। चंबल के किनारे पर बसा हुआ है कोटा। गोदावरी के किनारे पर बसा हुआ है नासिक। ताप्ती के किनारे पर जो बसा हुआ है वो है सूरत, हम कह सकते हैं टेक्सटाइल सिटी। साबरमती के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, महाकाल की नगरी जिसे हम कह देते हैं। गोमती के किनारे है लखनऊ बसा हुआ। ये कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं कि कुछ एक नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसा करते हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स है। जैसे ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र के किनारे पर गुवाहाटी बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सतलज के किनारे तो सतलज के किनारे लुधियाना बसा हुआ है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी। ठीक है। इसके अलावा सतलज के किनारे पर बसा हुआ है लुधियाना। ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके किनारे पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ एक नगर ऐसे हैं जो दो नदियों के संगम पर बने हुए हैं। नदियों के संगम पर बसे नगर, संगम पर बसे नगर। बहुत सारे नगर हैं जो दो नदियों के संगम पर बने हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो गंगा यमुना की बात कर लेते हैं सबसे पहले। गंगा यमुना, गंगा यमुना सॉरी गंगा यमुना, गंगा यमुना जहाँ पर संगम करती है वहाँ पर हम सबको पता है प्रयागराज बसा हुआ है, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी, वर्ल्ड में मिसिसिपी मिसौरी
मिसिसिपी और मिसौरी जो रिवर जब आपस में मिलती है तो वहाँ पर जो शहर बसा हुआ है सेंट लुइस शहर बसा हुआ है यूएसए में, सेंट लुइस यूएसए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीली नील हो गई, वाइट नील एंड ब्लू नाइल, नीली नील और श्वेत नील या सफ़ेद नील हम कह सकते हैं, वाइट नील। नीली नील और सफ़ेद नील के किनारे पर संगम पर जो शहर बसा हुआ है वो खार्तूम हो गया। ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो नदियों के संगम पर बसे हुए नगरों के बारे में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ एक नगर ऐसे होते हैं जो नदियों के मुहानों पर बसे हुए हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रिवर माउथ पर, नदियों के मुहानों पर, मुहाने पर बसे नगर, मुहाने पर बसे नगर। सबसे पहले हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी नदी है भाई साहब गंगा नदी, तो उसके मुहाने की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी के मुहाने पर जो नगर बसा हुआ है वो कौन सा है? गंगा नदी आगे चल कर के हमें पता है कि कोलकाता में जाने के बाद ये हुगली में एक पार्ट इसका डिवाइड हो जाता है। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि हुगली नदी के मुहाने पर जो बसा हुआ है वो कोलकाता बसा हुआ है, कोलकाता नगर बसा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें, इरावती नदी है एक एशिया में, इरावती नदी, इरावती नदी के किनारे पर रंगून बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नील के किनारे, नील के मुहाने हम सिंपली कह सकते हैं, नील के मुहाने पर जो बसा हुआ है वो है काहिरा। क्या बसा हुआ है? काहिरा बसा हुआ है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस के मुहाने पर, सेंट लॉरेंस के मुहाने पर जो शहर बसा हुआ है, नगर बसा हुआ है, क्वेबेक, क्वेबेक यूएसए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश में एक रिवर जाती है जिसका मुहाना है वहाँ पर पद्मा, पद्मा नदी का मुहाना है, जिसे हम कह सकते हैं इसके मुहाने पर जो शहर बसा हुआ है वो है ढाका। ठीक है। इसके अलावा सिंधु नदी की हम बात करें तो सिंधु नदी पाकिस्तान में जा कर के गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर सिंधु नदी के मुहाने पर है जिसे हम कहते हैं कराची, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो नदियों के मुहानों पर बसे हुए हैं। कुछ एक ऐसे भी नगर होते हैं जो नदियों के घुमाव पर बसे हुए होते हैं। ठीक है। और कुछ एक नदियों होते कुछ एक शहर ऐसे होते हैं, नगर ऐसे होते हैं जो नदी के पुल के दोनों छोर पर बसे हुए होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, नदी के घुमाव पर, नदी के घुमाव पर स्थित या बसे नगर, स्थित या बसे नगर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा नदी के घुमाव पर कौन सा नगर बसा हुआ है, कृष्णा नदी के घुमाव पर कौन सा नगर बसा हुआ है, हांग हो नदी के घुमाव पर कौन सा नगर बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक नदी और लिख देता हूँ मैं, महानदी, इंडिया में है महानदी, इसके घुमाव पर कौन सा नगर बसा हुआ है। ठीक है। चलिए बात करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि नदी के पुल के दोनों छोर पर बसे नगर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नदी के पुल के दोनों छोर पर बसे नगर। ठीक है। जिनमें हम कह सकते हैं कि हावड़ा जो पुल है, हावड़ा ब्रिज, नाम सुना है ना, बहुत फेमस है, जिसके दोनों छोर पर बना हुआ है कोलकाता, पुल के दोनों छोर पर कोलकाता है। ठीक है। इसके अलावा नैनी शहर है, गाजीपुर, यहाँ पर गाजी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, गाजीपुर, गाजीपुर ब्रिज के दोनों तरफ बसा हुआ जो शहर है वो है पटना। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिनियोपोलिस, मिनियोपोलिस, मिनियोपोलिस जो पोल ब्रिज है उसके दोनों छोर पर बसा हुआ सेंट पॉल नगर। ठीक है। तो ये कुछ एक
हम देख रहे थे साइट के बारे में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखिए साइट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइट में पहला है नदी तट पर बसे नगर, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं पर्वतीय बसाव स्थल की बात करते हैं, माउंटेनियस साइट की बात करते हैं। माउंटेनियस साइट की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर नदी वाले की हमने बात करी थी, दूसरी हम बात करते हैं माउंटेनियस या फिर हम कह सकते हैं पर्वतीय स्थल साइट, माउंटेनियस साइट की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सिंपली हम बात कह सकते हैं कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा, मध्यकाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ एक नगर जो हैं वो कुछ एक जो अर्बन रीजन है जो वो पर्वतों की चोटियों पर बसाए जाते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है राजस्थान वालों के लिए चित्तौड़गढ़। आप लोग मुझे बताइए चित्तौड़गढ़ कौन से पर्वत चोटी पर बसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक नगर जो होते हैं वो पर्वतों के बीच जो घाटियाँ होती है, निचली घाटियाँ, उनमें भी विकसित हुए हैं। जैसे श्रीनगर हो गया, श्रीनगर 2 पर्वतों के बीच में एक घाटी है। आप लोग मुझे बताइए श्रीनगर किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बसा हुआ है। बहुत ही फेमस जगह है, एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है कि श्रीनगर किन के बीच में बसा हुआ है, कश्मीर वैली, ठीक है। या फिर मैं कहूँ उदयपुर हो गया, इसके अलावा उदयपुर हो गया, नाम सुना होगा आपने जरगा, उदयपुर, ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो माउंटेनियस साइट पर बसे हुए हैं, ठीक है। थर्ड नंबर की जो साइट हम यहाँ पर देखते हैं वो हम देखते हैं फ्लैट प्लेन साइट, फ्लैट प्लेन साइट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फ्लैट यानी समतल, प्लेन यानी मैदानी, और साइट का मतलब स्थल, बसाव स्थल, ओके। तो विश्व की जो अधिकांश सेटलमेंट्स हैं, ज़्यादातर सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो फ्लैट प्लेनी रीजन्स में ही हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, फ्लैट प्लेनी रीजन्स में ही हम देखने को मिलते हैं। कुछ एक जो अर्बन एरियाज़ हैं वो प्लेट्यूज़ के समतल भागों पर भी स्थापित हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेट्यूज़ के प्लेन पर तो बेंगलुरु प्लेट्यू पर है, पठार पर है, कोयम्बटूर हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, सोलापुर हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी नगर हैं वो समतल क्षेत्रों में बसे हुए हैं, पठारी समतली क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा चौथी साइट की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है समुद्र के किनारे, कोस्टल साइट, कोस्टल साइट हम कह सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स के कुछ एक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनकी वजह से समुद्र के किनारों पर कोस्टल रीजन में कुछ एक नगर विकसित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ एक डेल्टाई रीजन होते हैं, ठीक है। डेल्टाई हम अर्बन एरियाज़ हम कह सकते हैं, या कुछ एक पोर्ट अर्बन एरिया हम कह सकते हैं, पोर्ट नगर हम इसे कह सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया और एग्ज़ाम्पल है अपने इंडिया में मुंबई। मुंबई एक तटीय शहर है, मुंबई क्या है, एक तटीय शहर है। कुछ नगर समुद्र के बीच द्वीपों पर होते हैं जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम आइलैंड अर्बन एरियाज़ की सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले पैसिफिक आइलैंड में हम पढ़ते हैं, पैसिफिक ओशन में हम पढ़ते हैं होनोलुलु, होनोलुलु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुविधाएं प्रदान करता है, ये पोर्ट सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा हो गया सिंगापुर, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले जो साइट होते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि फिर मैं कहूँ भूगर्भिक 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 संरचनात्मक बसाव स्थल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल साइट जो होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। ये क्यों होती है? जियोलॉजिकल साइट जो होती है वो वहाँ की जियोलॉजी को ध्यान में रख कर के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें नेचुरली एंड इकोनॉमिकली कुछ एक प्रॉफिट्स होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर लोग बस जाते हैं। जैसे जियोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर अगर मिनरल मिल रहा है, मिनरल रिच एरिया है, तो वहाँ पर बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। जैसे यूएसए की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अपलेशियन जो श्रेणी है, अपलेशियन श्रेणी के ईस्ट साइड में फोल्ट लाइन के कारण कई तरह के वहाँ पर प्रपात बन जाते हैं, या फिर मैं कहूँ वाटरफॉल बन जाते हैं। तो वहाँ पर वाटर क्या हो गया, ये वाटरफॉल क्या हो गया, एक तरह का रिसोर्स हो गया, ठीक है, जो कि मोंटगोमरी, कोलंबस, मैकॉन, ऑगस्टा, कोलंबिया, रेले, रिचमंड, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलोडेल्फिया, यहाँ पर इस तरह के कुछ एक नगर बसे हुए हैं वाटरफॉल के कारण, ठीक है। खनिज संसाधनों के कारण भी कुछ एक नगरों का विकास होता है। जैसे बर्मिंघम की अगर मैं बात करूं, बर्मिंघम किसके कारण विकसित हुआ? लोहा व कोयला के कारण विकसित हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलार नाम सुना होगा ना, कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ सोने की खदानों के कारण फेमस हुआ है, बसा है। इसके अलावा धनबाद की हम बात करें, झारखंड में धनबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोयले की खदानें हैं, कोयला वहाँ पर अच्छा खासा मिलता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एनसीईआरटी में कभी तो किम्बरले की खानों से हीरा निकलता है, बहुत बार ना आप लोगों ने नाम सुना। तो ये जो शहर विकसित हुए हैं वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण ही विकसित हुए हैं। जियोलॉजिकली ये मिनरली रिच शहर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा साइट के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा? साइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिचुएशन क्या होती है। साइट हमने पढ़ा है, एक लोकेशन हम देखते हैं, लोकेशन कि कौन सी जगह है पर नगर बसा हुआ है, वो तो होती है साइट, और किस सिचुएशन में बसा हुआ है वो होती है उसकी सिचुएशन। उसके आसपास के एरिया में क्या क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स, कल्चरल एलिमेंट्स कितने हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए अगर फ़ायदेमंद लगा ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।